यूनिट फर्स्ट रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन करेंगे। एक कंपनी के वित्तीय लेखों के कुछ समग्र निम्न प्रकार दिए हुए हैं, जिसमें एनुअल सेल्स दिया हुआ है 2 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हुआ है इन परसेंटेज में जो कि 16% दिया है, एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है 14,000 रुपये, करेंट लायबिलिटी दिया है 16,000 रुपये, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है 12,000, करेंट रेशियो दिया है 250% एंड ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड 24,000 रुपये दिया हुआ है। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर निकालना है हमें, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर निकालना है, एसिड टेस्ट रेशियो पूछा गया है, करंट असेट्स टर्नओवर भी निकालना है एंड यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड इन मंथ्स। इन सारी चीज़ों को हमें कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस। कैलकुलेशन देखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले निकालना पड़ेगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे तो हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। सेल्स हमें दिया हुआ था 2 लाख रुपीज़ एंड ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था इसी 2 लाख यानी कि सेल्स का 16%। तो 16% हम इस 2 लाख का निकालेंगे तो 32,000 आ जाएगा। इस 32,000 को हम 2 लाख से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,68,000। अब नेक्स्ट हमें निकालना है फर्स्ट जो पूछा गया था इन्वेंट्री टर्नओवर। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो हमें एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में तो दिया गया था 14,000 और हमने अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला 1,68,000। तो 1,68,000 बटे 14,000 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 टाइम्स। ये होगा हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर। अब हमें सेकंड में पूछा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। इसका फॉर्मूला क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का, सेल्स डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल। तो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था और सेल्स भी हमारे पास अवेलेबल है। तो सेल्स का वैल्यू जो है 2 लाख है एंड ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू दिया गया था 24,000। जब हम 24,000 से 2 लाख को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.33 टाइम्स। नेक्स्ट हमें निकालना था एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। बट लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है करंट एसेट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम करंट एसेट में क्या क्या हमारे पास दिए हैं वो देख लेते हैं। तो करंट लायबिलिटी का हम 250 डिवाइडेड बाय 100 निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा करंट एसेट जो कि होगा करंट लायबिलिटी दिया गया है 16,000, उसी का 250 बटे 100 निकाल देंगे तो हमारे पास करंट एसेट के रूप में आ जाएगा 40,000। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 12,000। तो यहाँ पे हम अब इसमें रख देंगे करंट एसेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक में। तो यहाँ पे 40,000 माइनस 12,000 करेंगे बटे करंट लायबिलिटी का जो हुआ है 16,000। तो इसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.75 जो कि एसिड टेस्ट रेशियो होगा। नेक्स्ट हमें निकालना है करंट असेट्स टर्नओवर। तो करंट असेट्स टर्नओवर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय करंट असेट्स या फिर हम बोल सकते हैं सेल्स डिवाइडेड बाय करंट असेट्स। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में दिया हुआ था 1,68,000 जिसको हमने पहले कैलकुलेट किया था एंड डिवाइडेड बाय करंट असेट यानी उसका वैल्यू कितना है 40,000 हमने ये निकाला। तो यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आया 4:1। वैसे ही सेल्स डिवाइडेड बाय करंट असेट करते हैं तो यहाँ पे 2 लाख और बटे 40,000 करेंगे तो हमारे पास रेशियो बनता है 5:1। तो यहाँ पे इन दोनों में से ही दोनों हमारा क्या हो जाएगा करंट असेट्स टर्नओवर होगा। नेक्स्ट हमें निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड इन मंथ्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 12 मंथ्स है। तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू 24,000 दिया हुआ था, सेल्स का वैल्यू 2 लाख दिया हुआ था एंड इसको हम 12 से इनटू कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.44 मंथ्स। तो इस तरीके से हमने पांचों हेड को किया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एसके इंजीनियरिंग वर्क आर समराइज्ड बिलो। इन्होंने जो काम किया हुआ है उनके बारे में कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं हमारे सामने। तो यहाँ पे कैपिटल दिख रहा है 7 लाख रुपीज, बैंक ओवरड्राफ्ट है 35,000 एंड ट्रेड पेबल 1.5 लाख दिया हुआ है। ये सारी चीजें लाइबिलिटीज हैं जो कि दिए हुए हैं एंड असेट साइड दिया हुआ है फिक्स असेट 5,50,000, इन्वेंट्रीज दिया है 1,55,000, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है 80,000 एंड कैश दिया हुआ है 2,20,000। वैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत हमें दिख रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि 1,45,000 एंड सेल्स दिया हुआ है 7,50,000। यहाँ पे परचेज दिया हुआ है 6,10,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,55,000।
ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 1,50,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है 80,000 एंड नेट प्रॉफिट लास्ट हमें दिया हुआ है 70,000। तो इन बेसिस पे हमें कुछ कैलकुलेट करना है, जो कि करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर एंड लास्ट हमें इन्वेंट्री टर्नओवर निकालना है। मतलब इन पांचों सॉल्यूशन को हमें करना है, जो कि क्या क्या है, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर एंड इन्वेंट्री टर्नओवर निकालना है। पहला पूछा गया है करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट असेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे करेंट असेट में हमें दिख रहा था 1,55,000, 80,000 एंड 2,20,000 का, जो कि करेंट असेट का था, एंड करेंट लायबिलिटी में हमें 35,000 एंड 1,50,000 का दिख रहा था। तो इन सबको जोड़ करके हम जब जोड़ेंगे तो 4,55,000 बटे 1,85,000 आएगा, और इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.46:1। तो ये होगा हमारा करेंट रेशियो। नेक्स्ट हमें निकालना है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट मतलब करेंट असेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। तो इससे हमारा निकल जाता है क्विक रेशियो। 3 लाख दिया हुआ है, करेंट असेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर दिख रहा है 3 लाख, और 3 लाख से बटे हम करेंगे करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी का वैल्यू हुआ था 1,85,000। 1,85,000 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.62:1। तो ये हमारा होगा क्विक रेशियो, जो कि इसका फॉर्मूला के साथ हमने आंसर बना दिया है। नेक्स्ट हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में हमें पता है फॉर्मूला जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करते हैं तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिख रहा था 1,50,000 बटे हमें लेना है सेल्स का वैल्यू दिख रहा था 7,50,000 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 20%। नेक्स्ट हमें काउंट करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। इसका फॉर्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल। तो सेल्स का वैल्यू 7,50,000 था एंड यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल जो था 80,000। तो 80,000 से 7,50,000 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.375। ये होगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। नेक्स्ट हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला जो होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या होंगे, सेल्स माइनस जीपी होता है, तब जाकर के हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है। तो सेल्स दिया हुआ था 7,50,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000। तो 7,50,000 में जब हम 1.5 लाख को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 6 लाख, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो यहाँ पे उसका वैल्यू है ओपनिंग इन्वेंट्री का 1,45,000 दिया हुआ है एंड 1,55,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री का दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो आएगा 1,50,000 होगा, जो कि एवरेज इन्वेंट्री होगा। अब यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री निकल गया। हमारा जो कैलकुलेट करना था वो इन्वेंट्री टर्नओवर है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला मैंने बताया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 6 लाख है एंड 6 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 1,50,000 से, यानी कि आपका एवरेज इन्वेंट्री से। तो यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर का, जो कि 4 टाइम्स होगा। एंड लास्ट हमें कैलकुलेट करना था नेट प्रॉफिट टू पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल के लिए यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट निकालना है, जो कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल इनटू 100 होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट इक्वल टू है 70,000, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था, एंड पेड अप कैपिटल यानी कि आपका कैपिटल दिया हुआ था 7 लाख, और इंटू हम 100 से कर देंगे तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10%, जो होगा नेट प्रॉफिट टू पेड अप कैपिटल। तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन को अभी तक कंप्लीट किया हुआ है। हम नेक्स्ट अब देखेंगे वो आपका यूनिट 2 से होगा। यूनिट 2 का हम क्वेश्चन नंबर 30 देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने लायक है। तो यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंतर्गत शेयर होल्डर्स फंड है, जिसमें हमें कैपिटल के तौर पे दिख रहा है 2015 और 2014 का डिटेल। तो जो 2015 में 50,000 दिया है और 2014 में 40,000 दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर रिटर्न अर्निंग एंड जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 60,000 दिया हुआ है रिटर्न अर्निंग के लिए 2015 में, और 2014 में दिख रहा है 34,200।
आपका जनरल रिजर्व है 42,000 एंड 31,800। ये जो दोनों हैं आपके एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। एंड ये जो कैपिटल अकाउंट है इसका अगर इशू होता है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 10,000 का 2015 में एक्स्ट्रा, यानी कि ये इशू हो रहा है। अगर यहाँ पे 40,000 होता और यहाँ पे 50,000 होता तो यहाँ पे ये पेमेंट कहलाता, लेकिन अब ये इशू हो रहा है, ये डायरेक्ट हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर लोन दिया हुआ है, लोन है 40,000 और 64,000। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इनवर्स रिलेशन है, यानी कि यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, तो ये यहाँ पे कहाँ जाएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट के यूजेस ऑफ फंड में जाएगा। फिर करेंट लाइबिलिटी दिया हुआ है 70,000 एंड 67,200। आगे का डिटेल दिया हुआ है, असेट्स में दिया है नॉन करेंट असेट एंड करेंट असेट। नॉन करेंट असेट में हमें दिख रहा है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो लैंड के लिए यहाँ पे 2015 में दिख रहा है 60,000 एंड 80,000 दिया है 2014 में। बिल्डिंग के लिए 40,000 और 40,000 दोनों बराबर है, इससे न ही परचेस होगा, न ही डेप्रिसिएशन लगेगा और न ही सेल्स होगा। नेक्स्ट दिखता है फर्नीचर। तो फर्नीचर के लिए हमें यहाँ पे 30,000 और 50,000 दिए हुए हैं, 2015 में 30,000 तो 2014 में 50,000। लेकिन यहाँ पे इससे रिलेटेड हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, तो हम जब इसका अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा। यहाँ पे 12,000 है और यहाँ पे 9,000 है, तो दोनों में जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 3,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा फर्नीचर पे। एंड यहाँ पे करेंट एसेट में क्या क्या है, इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज का 40,000 और 20,000 दिख रहे हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जो कि 60,000 एंड 6200 है। एंड लास्ट यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल आपको शो कर रहा है जो कि 44,000 और 50,000 दिया हुआ है। तो इन सब के बेस पे हम प्रिपेयर करेंगे। आगे जानकारी हम पढ़ते हैं जिसमें एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं 10,000 रुपये का बोनस अंशों का निर्गमन था, तो बोनस जो था निर्गमन हुआ है उसके लिए हम देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन है। 25,000 लागत की भूमि क्रय की गई, यानी कि परचेस हुआ है, तो ये हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है 20,000 रुपये की लागत का फर्नीचर जिस पर संकलित राशि कितना था, 7,000 था और 10,000 में बेचा गया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 20,000 का लागत का था हमारा फर्नीचर, लेकिन उसमें ह्रास कितना लिया गया, 7,000 और 10,000 में इसको सेल किया गया। तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 17,000 होता है और 17,000 यहाँ पे 20,000 से कम है, यानी कि हमें यहाँ पे 3,000 का लॉस हुआ है इस फर्नीचर पे। तो ये 3,000 लॉस है, ये सारी चीजें जाएंगी हमारे अकाउंट पे। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है लाभांश का भुगतान जो कि 5,000 है, 5,000 और यहाँ पे 3,500 रुपये दिया हुआ है कर के लिए। तो ये जितने भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है इनको ध्यान में रखते हुए हम प्रिपेयर करेंगे शेड्यूल ऑफ। यहाँ पे हम देखेंगे शेड्यूल ऑफ शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है फंड फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हमें पता है पार्टिकुलर होता है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का डिटेल जो कि 2014 हमारा प्रीवियस ईयर है, 2015 करेंट ईयर है, इंक्रीज एंड डिक्रीज करके कॉलम बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंट असेट का डिटेल लिखेंगे। करेंट असेट में हमें दिया हुआ था इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री के अंतर्गत यहाँ पे 20,000 2014 का अमाउंट था, 2015 में 40,000 था। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये इस साल बढ़ रहा है, तो इंक्रीज में हम लिख देंगे 20,000। नेक्स्ट हम देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश में कितना है, 6,200 था और 60,000 था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 53,800 का इंक्रीज हो रहा है, इसे हम इंक्रीज वाले कॉलम पे लिख दिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल भी आप देख पा रहे हैं 50,000 एंड 44,000 दिख रहे हैं। यहाँ पे कमी हो रहा है, इसलिए इसको हम डिक्रीज वाले कॉलम पे लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमने किया है ए का टोटल, यानी कि इसका टोटल हमने किया हुआ है करंट असेट का, जिसमें दिख रहा है इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 76,200 और इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,44,000। करंट लायबिलिटी का डिटेल दिख रहा था तो 64,200 दिया था और 2015 में 70,000 था। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन लायबिलिटी जब भी बढ़ता है तो हम उसको डिक्रीज वाले कॉलम पे शो करते हैं। तो यहाँ पे 2,800 हम डिक्रीज में डाल दिए, इसका जो डिफरेंशिएट हो रहा था, और यहाँ पे हम बी का टोटल किए तो जितना अमाउंट है, क्योंकि इसमें एक ही आइटम है इसलिए यही हमारा टोटल होगा बी के लिए। अब हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, जब हम ए में बी को माइनस कर देंगे, यानी कि करेंट असेट में हम करेंट लायबिलिटी के डिटेल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,000। और 2015 के में देखेंगे 1,44,000 में हम 70,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 74,000। तो
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा क्या है। तो यहाँ पे 9,000 दिख रहा है और यहाँ पे 74,000। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये होगा हमारे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितना इंक्रीज हो रहा है? तो 65,000 का इंक्रीमेंट कर रहा है। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम इसको शो करेंगे डिक्रीज वाले कॉलम पे, जो कि 65,000 है। अब लास्ट हम सबको कैलकुलेट कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 74,000, यहाँ पे 74,000 एंड यहाँ पे 73,800, यहाँ पे भी 73,800 आएगा। अब हम फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं। तो फर्नीचर का डिटेल यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2015 में 30,000 है और 2014 में 50,000 है। तो 50,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है और यहाँ पे ये क्लोजिंग बैलेंस होता है। लेकिन यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, जो कि 12,000 है और 9,000 है। तो इसको हम माइनस करके यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस बनाएंगे। साथ में हम ये थर्ड पार्ट में जो डिटेल दिया गया है, जो कि 20,000 रुपये की लागत का फर्नीचर जिस पर संग्रहित राज होता है 7,000 एंड 10,000 का बेचा गया है। तो इस बेसिस पे हम फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। फर्नीचर अकाउंट में बैलेंस जो ओपनिंग होता है वो इधर आता है। तो यहाँ पे मैंने 41,000 लिख दिया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करके, एंड क्लोजिंग बैलेंस वो होगा 18,000। तो यहाँ पे हमने देखा कि 10,000 में सेल हो रहा था और यहाँ पे पीएल अकाउंट लॉस जो हो रहा था 3,000 रुपये का, और जो डेप्रिसिएशन लगा हुआ है वो आपका 3,000 प्लस 7,000 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000। तो यहाँ पे हम जब सबको जोड़ देंगे तो 41,000 इधर आ जाएगा एंड डेबिट साइड भी 41,000 आपका फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस होगा। अब हम प्रिपेयर करेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस बीडी के तौर पे 25,800, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग का हम जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 25,800 आता है बैलेंस ब्रॉड डाउन। एंड जनरल रिजर्व दिया गया था 10,200। डेप्रिसिएशन लगा है फर्नीचर के ऊपर जो कि 10,000 है, यानी कि 3,000 और 7,000 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आता है 10,000। एंड यहाँ पे डिविडेंड पेमेंट किया गया है 5,000 का। टैक्स अभी पे किया गया है जो कि 3,500 रुपये है। इशू ऑफ बोनस का था 10,000 एंड लॉस ऑन सेल के ऊपर, यानी कि जब हम फर्नीचर को सेल कर रहे थे तो वहाँ से 3,000 रुपये का लॉस हो रहा था, तो ये वाला 3,000 है। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 67,500 और यही हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन में चले जाएगा जो कि 67,500 होगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हम प्रिपेयर करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमें एक साइड लिखना होता है सोर्सेस ऑफ फंड और दूसरी तरफ यूजेस ऑफ फंड। तो सोर्सेस ऑफ फंड में हमारा जो शेयर था वो इशू हो रहा था 10,000 का। फंड फ्रॉम ऑपरेशन से आया हुआ है 67,500 एंड लैंड को जब सेल किया गया तो 45,000 का बैलेंस लैंड के लिए था। एंड यहाँ पे पेमेंट ऑफ लोन कितना है 24,000। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 65,000। परचेज किया गया था लैंड को तो 25,000 का किया गया है एंड पेमेंट किया गया है डिविडेंड का जो कि 5,000 एंड टैक्स का पेमेंट किया गया है 3,500। तो सबको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,22,500 एंड हमारे सोर्सेस ऑफ फंड का भी टोटल हो जाएगा 1,22,500। यहाँ पे हमने लैंड अकाउंट का भी अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें बैलेंस दिया गया था 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था 60,000 और साथ में हमें दिया गया था ये 45,000 जो कि बैंक सेल में किया गया था। परचेज दिया गया था हमारे क्वेश्चन में जो कि 25,000 था और जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो 45,000 हमारा सेल में चला गया। तो इस तरीके से हम फंड फ्लो स्टेटमेंट से पहला क्वेश्चन बनाए हैं। नेक्स्ट और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 बुक से। क्वेश्चन नंबर 32 हम देखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट से। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न संक्षिप्तीकरण एक लिमिटेड कंपनी के 31 मार्च 2014 व 31 मार्च 2015 के चिट्ठों के संबंध में है, जिसमें हमें कुछ डिटेल दिए गए हैं। शेयर कैपिटल दिख रहा है 2 लाख और 2,60,000 14 और 15 का डिटेल है। तो यहाँ पे 60,000 का इशू दिख रहा है एंड रिजर्व के अंतर्गत 50,000 इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इसलिए नील है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए यहाँ पे हमें बैलेंस मिल जाएगा जो कि 39,690 है और यहाँ पे 41,220। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे तो ये एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए बैलेंस मिल जाएगा। करंट लायबिलिटी का डिटेल में दिख रहे हैं ट्रेड पेबल में सैलरी क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल का अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है 39,500 एंड 40,135 हुआ है। 33,780 दिख रहे हैं हमें ट्रेड बिल पेबल एंड यहाँ पे 11,525 दिख रहे हैं 2015 के डिटेल में। वो बैंक ओवरड्राफ्ट एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है
59,510 दिख रहा है हमें बैंक ओवरड्राफ्ट और 2015 में नील है। एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिख रहा है 40,000 एंड 50,000। तो यहाँ पे इसके लिए एक खाता बनेगा जिसको हम प्रिपेयर करेंगे। नीचे यहाँ पे असेट्स है, असेट्स में हमें दिखता है नॉन करेंट असेट एंड करेंट असेट। नॉन करेंट असेट में क्या क्या है, लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है एंड गुडविल है। ये तीनों जो है हमें यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो यहाँ पे मिलता है करेंट असेट्स। करेंट असेट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जो कि 2500 और 2700 दिख रहा है। ट्रेड रिसीवेबल में 85,175 एंड 72,625। सन्ड्री एडवांस में 2315 और 735 और इन्वेंट्रीज दिया हुआ है 1,11,040 एंड 97,370। अब यहाँ पे और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिसको हम ध्यान से देखेंगे। तो पहला बोलता है 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में 26,000 का अंतरिम लाभांश वितरित किया गया, यानी कि 26,000 का जो डिविडेंड है वो पे किया गया है। तो ये हमें दो अकाउंट में देखने को मिलेंगे। एक तो होता है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा एंड दूसरा फंड फ्लो ऑपरेशन में जाएगा जो कि यूजेस ऑफ फंड के साइड ये जाएगा। नेक्स्ट हमें मिलता है एक अन्य कंपनी की संपत्तियां जिसमें 60,000 रुपए की क्रय की गई थी जिनका भुगतान कंपनी के पूर्णदत्त अंशों में था। ये जो यहाँ पे इशू हो रहा है 2 लाख से 2,60,000 हो रहा है, तो यहाँ पे 60,000 का इशू हो रहा है। इसी इशू की बात की गई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक अन्य कंपनी की संपत्तियां 60,000 रुपए में क्रय की गई थी जिनका भुगतान कंपनी के पूर्णदत्त अंशों में था। तो यहाँ पे जो संपत्तियों को क्रय किया गया यानी कि परचेज किया गया है वो शेयर के कैपिटल के थ्रू ही किया गया है। तो इन संपत्तियों में क्या क्या शामिल है जो परचेज किया गया है, तो 21,640 का तो स्टॉक है जो कि स्कंद कहलाता है एंड 18,360 की प्लांट खरीदा गया है। प्लांट मतलब आपका नॉन करेंट असेट है, तो इसके लिए जब हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ये वाला अमाउंट को हमें दर्शाना है। एंड मशीनरी 20,000 रुपए की ख्याति भी शामिल हुई है। तो ख्याति का हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे गुडविल जो दिख रहा है 20,000 दिख रहा है 2015 में, लेकिन यहाँ पे गुडविल का जो रिटर्न ऑफ है वो भी दिख रहा है 20,000। तो जब इसका हम अकाउंट बनाएंगे तो दोनों तरफ नील हो जाएगा। इसके साथ ही 5,650 रुपए का प्लांट तथा मशीनरी का विविध क्रय किया गया है। तो ये एडिशनल है, ये हमारा जब प्लांट अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे ये चला जाएगा यानी कि परचेस अकाउंट के रूप में। एंड थर्ड पॉइंट क्या कहता है, वर्ष में किया गया आयकर भुगतान 25,000 था। तो ये जो आयकर भुगतान होता है ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और ये जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट में चला जाएगा। लास्ट फोर्थ कहता है कर से पूर्व वर्ष का शुद्ध लाभ 62,530 था। तो इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि हमारे इस इंफॉर्मेशन में यानी कि इस अकाउंट में हमें बैलेंस शीट में दिख रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया गया है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है शेड्यूल ऑफ शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे आपको पता है कि प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर का डिटेल, फिर डिक्रीज और इंक्रीज या फिर इंक्रीज और डिक्रीज का कॉलम हमने तैयार किया हुआ है, यानी कि टोटल 4 कॉलम होते हैं। और इसमें हम जब चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकालते हैं तो 2 ही हेड काम करते हैं, एक करेंट असेट होता है, दूसरा करेंट लायबिलिटी। तो करेंट असेट के अंदर हमें दिया हुआ था बैलेंस शीट में कैश का डिटेल था 2500 और 2700। तो यहाँ पे 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए हम इंक्रीज वाले कॉलम पे लिख देंगे 200। ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा था 85,175 और 72,625। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों में डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे 12,550 हम डिक्रीज वाले कॉलम पे लिख देंगे। सन्ड्री एडवांस था 2,315 और 735। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम 1,580 डिक्रीज वाले कॉलम पे दर्शा देंगे। नेक्स्ट हमें मिलता है इन्वेंट्रीज का डिटेल, तो ये था 1,11,040 और यहाँ पे 97,370। इसको हम लिखे हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि माइनस हो रहा है यानी कि कमी आ रही है, तो इसको हम डिक्रीज वाले कॉलम पे लिख दें 13,670। अब हम क्या करेंगे, इस करेंट असेट का टोटल करेंगे जिसको हम ए मान करके चल रहे हैं, इसमें सारे को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाता है 2,01,030। और यहाँ पे 2015 का डिटेल यानी कि करेंट ईयर का डिटेल जब टोटल करते हैं तो यहाँ पे आता है 1,73,430 रुपए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में हमें दिख रहा है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर का जो अमाउंट है वो है 39,500 एंड यहाँ पे 41,135। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब लायबिलिटी में इंक्रीमेंट होता है तो इसको हम डिक्रीज वाले कॉलम पे शो करते हैं जो कि 1,635 लिखा हुआ है।
यहाँ पे बिल्स पेबल का डिटेल जो दिख रहा था 33,780 दिया हुआ है क्वेश्चन में एंड 11,525 दिख रहा है 2015 में। यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम इंक्रीज वाले कॉलम पे रखेंगे जो कि 22,255 है। और बैंक ओवरड्राफ्ट हमें सिर्फ 2014 के लिए दिख रहा था, तो वो 59,510 था और करेंट ईयर के लिए कुछ नहीं था, तो यहाँ पे नील हुआ। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डिक्रीज तो हो रहा है, बट इसको हम शो अप करेंगे इंक्रीज वाले कॉलम पे जो कि 59,510 है। यहाँ पे हम बी का टोटल कर देंगे, बी मतलब हमारा करंट लायबिलिटी का टोटल। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 1,32,790 एंड 2015 का डिटेल है 52,660 दिख रहा है। अब हम वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं, ए माइनस बी करते हैं। तो ए माइनस बी जब करते हैं यानी कि 2,01,030 माइनस 1,32,790 करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 68,240। और जब हम करेंट असेट का जो टोटल है 2015 में 1,73,430 में हम माइनस करेंगे 52,660 को, तो हमारे पास आ जाएगा 1,20,770। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा होगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो कि 52,530 का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। आप दोनों का जो बैलेंस होगा वो बराबर हो जाएगा 1,20,770। और यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज को टोटल करेंगे तो हमारे पास ये भी बैलेंस बराबर हो जाएंगे और वो होगा 81,965। ये इस तरीके से हमने देखा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो कि फंड फ्लो में ट्रांसफर हो जाएगा 52,530 रुपए। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हमने निकाला है 52,530 जो कि आपका फंड फ्लो में ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम प्रिपेयर करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने क्वेश्चन में दिखाया हुआ था, तो यहाँ से हम प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस प्रॉब्लम में आ जाएगा आपका 1,12,950 और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस दिया था 1,16,250। अब यहाँ पे हमारा जो परचेज दिया हुआ था वो 18,360 जो कैसे परचेज किया गया था शेयर को बंद करिए। एंड यहाँ पे बैंक अकाउंट के तौर पे हमने और एक चीज और मशीन खरीदा था यानी कि, तो यहाँ पे 5,650 कैश में खरीदे थे, तो यहाँ पे जब हम टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा 1,36,960। और जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कुछ अमाउंट बच जाएगा 20,760 जो कि डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यही मतलब बैलेंसिंग फिगर ही हमारा डेप्रिसिएशन में चला जाएगा और इस तरीके से हमारा ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है। एंड एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, जिसमें हमें बैलेंस दिख रहा था 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा था 50,000। अब यहाँ पे हमने पेमेंट जो किया था 25,000 का, तो पेमेंट करने के बाद यहाँ पे जब हम इसको टोटल किए तो 75,000 हो गया। और इस 75,000 में जब 40,000 का माइनस कर देंगे तो हमें 35,000 का बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। तो वो 35,000 हमारा जो पीएल अकाउंट है यानी कि एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें ट्रांसफर हो जाएगा 35,000 रुपये। तो यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन दिख रहा है 15,330। बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा हमारा 1530 यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग के डिफरेंस को हम यहाँ पे लिखे हैं। एंड डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग का 4,250, प्लांट का है 20,760, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से 35,000 ट्रांसफर हुआ है एंड एंट्रीम डिविडेंड दिया हुआ था यानी कि डिविडेंड जो हो रहा था पे वो 26,000 है। तो यहाँ पे हम सबको टोटल कर देंगे तो 87,540 हमारा बैलेंस होगा और यही फंड फ्रॉम ऑपरेशन में चला जाएगा 87,540। फंड फ्लो स्टेटमेंट हम देखने वाले हैं जिसमें जो शेयर इशू हुआ था वहाँ पे 21,640 का बैलेंस बच गया था स्टॉक का। तो स्टॉक हमारा जो होता है करंट असेट होता है, इसलिए ये वाला बैलेंस बस यहाँ पे शो होगा। एंड फंड फ्लो ऑपरेशन से आया है 87,540। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल था 52,530 रुपए का। हमारा प्लांट परचेस हुआ था 5,650 का वो लाया और जब टैक्स का हम पेमेंट किए 25,000 का वो, और इंटरिम डिविडेंड का जब हम खाता बनाए थे तो यहाँ पे 26,000 का जो पेमेंट हो रहा था वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। सबको टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,09,180 जो कि फंड फ्लो स्टेटमेंट का बैलेंस होगा। इस तरीके से हमने यूनिट 2 को भी कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे यूनिट 3 से जो क्वेश्चन आने लायक है वो वाले क्वेश्चन। यूनिट 3 से मैंने एक क्वेश्चन थ्योरिकल क्वेश्चन रखा हुआ है जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं शेयर कर रही हूँ।
तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग में यहाँ पे हम देखते हैं थ्योरी में कुछ पॉइंट्स हैं मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड। तो कॉस्ट और ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 2 टाइप्स में है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है एंड फिक्स्ड कॉस्ट, ये हम सबको पता है। नेक्स्ट यहाँ पे टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। जो वेरिएबल कॉस्ट का जो टोटल होता है वही हमारा मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट आर रिकॉर्डेड from contribution which is excess of selling price over marginal cost. नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं वेरी यूजफुल फॉर मार्जिनल डिसीजन या पार्टिकुलरली इन टाइम्स ऑफ एक्यूट कंपटीशन। तो ये वेरी यूजफुल है मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए, मार्जिनल डिसीजन के लिए या पार्टिकुलर इन टाइम, कोई भी एनी टाइम पे। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को हम शेयर कर पा रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग और भी हेल्प करता है फॉर मेक एंड बाय डिसीजन। डिसीजन को हम लेते हैं या डिसाइड करते हैं किसी चीज़ को, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग इसके लिए भी प्रीफर करता है। फॉर प्रोडक्ट मतलब मिक्स डिसीजन के लेने में भी ये सहायक होता है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट यहाँ पे टेकिंग शट डाउन डिसीजन, यानी कि सारी चीज़ें डिसीजन के ऊपर हैं तो शट डाउन डिसीजन लेने के लिए भी हेल्पफुल करता है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज अ डायरेक्ट कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग को हम और भी नाम जानते हैं जिनका नाम है डायरेक्टिंग कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग या फिर हम वेरिएबल कॉस्टिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। कुछ फीचर्स हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के जो कि टेक्निक ऑफ कॉस्ट एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्टिंग का हेल्प लेते हैं एनालिसिस करने के लिए, डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। एंड डिवीजन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल, हमने इसको डेफिनेशन में ही देखा था कि मार्जिनल कॉस्ट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो फिक्स्ड है और दूसरा हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है। थर्ड पॉइंट कहता है पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे पीरियड कॉस्ट है और एक प्रोडक्ट कॉस्ट में भी डिवाइड किया जाता है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक का जब वैल्यूएशन करना है तब इसके लिए हम इस पॉइंट को हेल्प ले सकते हैं। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए यानी कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, रिकवरी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का रिकवरी करने के लिए, और लास्ट हम ब्रेक इवन पॉइंट को एनालिसिस करने के लिए भी मार्जिनल कॉस्ट का हेल्प लेते हैं। एडवांटेजेस में कुछ पॉइंट हैं जैसे कि प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इजीनेस क्रिएट करता है, हेल्पफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग, मीनिंगफुल मैनेजरियल रिपोर्टिंग के लिए हेल्पफुल है, ये एडवांटेज है। प्रॉफिटेबिलिटी अप्रेजल है, यूजफुल टू स्टैंडर्ड एंड बजटिंग कॉस्टिंग, कन्वीनियंस एंड इन कंप्यूटिंग फिक्स्ड ओवरहेड, रोल इन कॉस्ट कंट्रोल, हेल्पफुल इन मैनेजरियल डिसीजन। इन सब चीज़ों के लिए ये एक एडवांटेज यानी कि अपना इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करता है मैनेजरियल अकाउंट। कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग के डिफिकल्टीज इन डिवीजन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के डिवीजन करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी प्रोवाइड करता है क्योंकि अलग अलग कॉस्ट होते हैं तो उसको डिवीजन करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। इग्नोरिंग टाइम एलिमेंट, टाइम एलिमेंट को थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है इसलिए थोड़ा सा डीमेरिट है मार्जिनल कॉस्टिंग के वो में। प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, नॉट सुटेबल फॉर ऑल कंसर्न एंड इनएप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ प्राइसिंग, ये सारे डीमेरिट पॉइंट हैं तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कुछ तो बुक होगा वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। मैंने सारे यूनिट को कवर करने का प्रयास किया है इसलिए मैंने इसमें एक थ्योरी लगा दिया है जिसको आप पढ़ सकते हैं। 4th यूनिट से हम क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं क्योंकि ये थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले लायक लग रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है एक कंपनी एक प्रमाणित उत्पाद का निर्माण करती है, प्रति इकाई अनुमानित लागतें दिया हुआ है। कच्ची सामग्री यानी कि रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो 5 रुपीज है, प्रत्यक्ष श्रम दिख रहा है 4 रुपए, परिवर्तनशील व्यय दिख रहा है 1 रुपए। तो ये तीनों जो हेड है ये हमारा आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत। अर्ध परिवर्तनशील यानी कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिख रहा है हमें। अप्रत्यक्ष सामग्री 530 रुपए, अप्रत्यक्ष श्रम यानी कि इनडायरेक्ट जो लेबर है वो 350 रुपए, और अनुरक्षण एवं मरम्मत जो दिख रहा है 275 रुपए दिया हुआ है। अब अर्ध परिवर्तनशील लागतें मतलब वहाँ पे कुछ अमाउंट क्या होंगे फिक्स्ड होंगे और कुछ अमाउंट जो होगा वेरिएबल होगा।
तो यहाँ पे हमें आगे डिटेल दिया गया है। अर्ध परिवर्तनशील व्ययों में शामिल परिवर्तनशील लागतें हैं, जैसे कि अप्रत्यक्ष सामग्री के लिए 0.06 रुपीज, अप्रत्यक्ष श्रम के लिए 0.10 रुपीज दिख रहे हैं एंड अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए दिख रहे हैं 0.15 रुपीज, जो कि क्या है परिवर्तनशील लागतें हैं इसी अर्ध परिवर्तनशील लागत में। बाकी जो बचेंगे वो हमारा हो जाएगा फिक्स्ड, जो कि कभी भी वैल्यू चेंज नहीं करता। नेक्स्ट आगे का डिटेल दिख रहा है स्थायी लागतें के रूप में। स्थायी लागतें हमें दिख रहा है कारखाना यानी कि फैक्ट्री, प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, और बिक्री एवं वितरण भी दिया हुआ है यानी कि सेल्स का भी दिखाई दे रहा है 2000, 3000 और यहाँ पे 3000 दिखाई दे रहा है। फिक्स्ड है, ये कभी वैल्यू चेंज नहीं करते, तो ये यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। इसको हम प्रिपेयर करेंगे आगे। उपरयुक्त जो लागतें हैं 500 इकाइयों का उत्पादन करते हुए क्षमता 50% के लिए दिया हुआ है, 50% और 500 इकाइयों के लिए हमें ये सारा डिटेल दिया गया है। बिक्री मूल्य जो है 30 रुपये प्रति इकाई है इस 50% के लिए, और हमें जो कैलकुलेशन करना है वो 60%, 80% एंड 100% के लिए एक लोचदार बजट यानी कि फ्लेक्सिबल बजट हमें प्रिपेयर करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पे पार्टिकुलर और 50% के लिए दिया गया है 500 यूनिट। अब हमें प्रिपेयर करना है 60%, 80% एंड 100% के लिए। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे यूनिट में। तो यहाँ पे हम कैसे इसको कन्वर्ट किए हैं, तो 600 बनाने के लिए हमने क्या किया, 500 यूनिट को हमने इंटू किया इस 60 से और डिवाइडेड बाई कर देंगे इस 50 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 600। वैसे 500 यूनिट के साथ हम 80% कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 500 इंटू 80/50, तो इस तरीके से 800 आ जाएगा। और वैसे ही हमें 100% का 1000 निकाल लेना है। अब हमें जो डिटेल दिया हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट का पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई दे रहा था। फैक्ट्री का जो था 2000, तो ये 2000 सबके लिए कंपलसरी फिक्स्ड रहेगा, किसी में चेंज नहीं होगा। वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे 3000, 3000, 3000 और 3000 हो जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो इसका जो वैल्यू था वो 3000 था, तो सब हेड के लिए क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा। और जब हम इसको ए मान करके यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट को ए मान करके चलेंगे और सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8000, 8000, 8000 और ये 8000। अब हम देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में हमें रॉ मटेरियल दिया हुआ था 2500 का। अब यहाँ पे हम 60% के लिए 3000 निकालें, तो 3000 कैसे निकालें। वेरिएबल कॉस्ट में रॉ मटेरियल का 2500 था। अब इसको हम वेरिएबल कॉस्ट में ये होता है कि हर बार क्या होगा, जो वैल्यू है वो परिवर्तन होते जाएगा। तो 2500 का यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 60% में कन्वर्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। 2500 गुणा 60/50 करेंगे तो हमारे पास 3000 आ जाएगा 60% के लिए। और 80% के लिए करना है तो हम 2500 गुणा 80/50 करेंगे तो यहाँ पे 4000 आ जाएगा। और जब हमें 100% कन्वर्ट करना है तो 2500 गुणा 100/50 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5000। तो इस तरीके से हमने इसको किया है। ये आपने देखा कि 2500 का कैसे हमने 60%, 80% एंड 100% कन्वर्ट किया। वैसे ही डायरेक्ट लेबर का 2000 दिया है, 2000 को अब हमने 60% के लिए किया तो क्या होगा 2000 इंटू 60/100 करेंगे तो यहाँ 60/50 करेंगे तो यहाँ पे 2400 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 2000 का 80% करेंगे तो 2000 इंटू 80/50 करेंगे तो 3200 आएगा। और 4000 लाने के लिए हम करेंगे 2000 गुणे 100/50 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4000। वैसे ही वेरिएबल एक्सपेंस का करेंगे 500 तो यहाँ पे आ जाएगा 600, 800 और 1000, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब इन तीनों का फिर हम टोटल करेंगे, वो बी में आ जाएगा। बी में हम करेंगे तो 2500, 2000 और 500 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5000, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6000, इन सब को जोड़ेंगे तो 8000 और ये 5000, 4000, 1000 को जोड़ेंगे तो 10000 आ जाएगा। अब हम कैलकुलेशन देखेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। सेमी वेरिएबल मतलब आधा फिक्स्ड हो जाएगा और नेक्स्ट आधा क्या हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट में जाएगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमें यहाँ पे परिवर्तनशील लागतें दिख रहा था 0.06 एंड दिख रहा था 0.06 एंड 0.10 श्रम के लिए दिया गया था और 0.15 दिया हुआ है
मरम्मत के लिए। तो यहाँ पे हम इसको इंटू कर देंगे 500 यूनिट के साथ। 500 यूनिट हमारा जो 50% के लिए दिया गया था उसके साथ हम इसको जब इंटू कर देंगे तो हमारा परिवर्तनशील लागत निकल जाएगा और इससे क्या होगा, हम सेमी वेरिएबल निकाल पाएंगे और वहाँ से हमारा फिक्स्ड कॉस्ट भी तैयार हो जाएगा। यानी कि हम फिक्स्ड और वेरिएंस में हम उसको अलग अलग कर पाएंगे और इससे हमारा फिक्स्ड फिक्स रह जाएगा और वेरिएंस चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे देखेंगे। ये आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे 30 रुपये निकाल पाए हैं। ये जितने भी हैं सेमी वेरिएबल के अंदर वेरिएंस का काम कर रहे हैं, वेरिएंस हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे 30 है, उसके बाद 50 एंड 75। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा था अप्रत्यक्ष सामग्री 530। तो इस 530 में क्या होगा, 530 में हमारा जो 30 है, ये वाला 30 जो हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया, यहाँ पे ये 530 वेरिएंस में चला जाएगा और 530 में 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास फिक्स्ड के तौर पे बच जाएगा 500। वैसे ही हमारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन में अप्रत्यक्ष श्रम दिख रहा है जो कि 350 दिख रहा है। इस 350 का हमारे पास आ जाएगा 50 अलग हो जाएगा जो कि हमारा वेरिएंस में चला जाएगा और 300 जो है वो हमारा रह जाएगा फिक्स्ड में। वैसे ही नेक्स्ट हमें मिलता है अनुरक्षण एवं मरम्मत का 275। तो इस 275 में 75 हमारा वेरिएंस में चला जाएगा और फिक्स्ड के तौर पे रह जाएगा 200। तो आइए इसको हम सॉल्यूशन में देखते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल यानी कि अप्रत्यक्ष जो सामग्री दिख रही है उसमें हमने अभी 30 को कैसे अलग किया, यही हमारा वेरिएंस था। कैलकुलेशन मैंने अभी बताया एंड 500 यहाँ पे हमने अलग कर पाया। तो फिक्स्ड में जो 5 आया है वो हर लेवल में क्या होगा, 500 ही रहेगा और वेरिएबल में यहाँ पे 30 दिख रहा है। अब हमें 60% में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे 30 गुणा 60/50 करेंगे और यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 36। वैसे ही हर लेवल में आपको प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, यहाँ पे 48 एंड 60 आ जाएगा। वैसे ही इनडायरेक्ट लेबर के लिए फिक्स्ड और वेरिएबल निकालें तो फिक्स्ड में हमारे पास 300 300 300 300 आया और वेरिएबल में 50 आया। 60% में कन्वर्ट करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे, यहाँ पे 50 कट गया तो हमारे पास जो बचेगा वो 60। तो यहाँ पे आप 60 देख पा रहे हैं। आप 50 का ही 80% कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप क्या किए, 50 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 80। तो ये 50 कट गया, आपका 80 बच गया। तो इस तरीके से आप इसको वेरिएबल को बना पा रहे हो। वैसे ही लास्ट टर्म मेंटेनेंस एंड रिपेयर तो फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड में 200 200 200 और 200 और जो 75 बचा उसका 60% 90 एंड 75 का जो 80% होगा वो 120 और उसका 100% जो होगा 150 होगा। तो इस तरीके से हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट को भी प्रिपेयर किया। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो सी में हमारा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 1155। 60% के लिए 1186 एंड 80% के लिए 1248 और लास्ट के लिए हमारे पास आ जाएगा 1310। अब टोटल कॉस्ट करेंगे यानी कि ए बी सी तीनों हेड को कैलकुलेट करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को। तो 50% के लिए तो हमें दिया गया था तो यहाँ पे 14,155 है। मेन हमें कैलकुलेट करना है 60%, 80% और 100%। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 60% में जो टोटल आ रहा है वो 15,186 है, 80% के लिए 17,248 है और यहाँ पे 100% के लिए 19,310 आ रहा है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे 18,000 कैसे आया, तो 18,000 यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है बिक्री मूल्य जो है 30 रुपये प्रति इकाई है। तो इसी 30 रुपये से हम बिक्री मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस को निकालेंगे। यहाँ पे हम 600 यूनिट को 30 से इंटू करें तो यहाँ पे 18,000 आया। 800 यूनिट को 30 से इंटू किए तो 24,000 आया और यहाँ पे 30,000 आया है हमारा। 1,000 यूनिट से जब 30 को इंटू किए तो 30,000 आया। अब यहाँ से हम पता कर पाएंगे कॉस्ट हमारा 15,186 था 60% के लिए और जो सेलिंग प्राइस है वो 18,000। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है।
2814 का प्रॉफिट। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 6752 का प्रॉफिट, और यहाँ पे 30,000 में जब 19,310 को माइनस करेंगे तो 10,690 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से हम यूनिट 4 को भी कवर कर लिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको मैंने करा दिया है। अब यूनिट 5 हम देखेंगे। यूनिट 5 से हम 15 नंबर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें XYZ लिमिटेड एक विशेष उत्पादन का निर्माण करती है। ये जिसके लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत 2 रुपये प्रति इकाई है। इनका विवरण निम्न है। तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो मटेरियल वेरिएंस से देखने वाले हैं। यूनिट 5 के मटेरियल वेरिएंस का 15 नंबर क्वेश्चन बुक से जो है, यहाँ पे हमें जो दिख रहा है मटेरियल M और N नाम का दिख रहा है। क्वांटिटी दिया गया है, यानी कि जो हम स्टैंडर्ड मानेंगे इसको, SQ दिया हुआ है 100 रुपये, 100, एंड N के लिए 200 दिया है, उसका वैल्यू दिया है 2 और यहाँ पे 1.7, और इसका जो SP है यानी कि अमाउंट दिख रहा है 200 और 340। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड जो डिटेल था वो दिख रहा है। अब यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट इन पर्टिकुलर वे में जो दिख रहा है वो M और N के लिए AQ हमें 215 और AQN के लिए 385 दिया गया है, उसका वैल्यू भी दिख रहा है, और यहाँ पे राशि हमें दी हुई है। यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे लेस जो दिख रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 300 और यहाँ पे 600। इनको जब डिफ्रेंशिएट दिखता है तो हमें जो प्रिपेयर करना होता है वो RSQ निकालना रहता है, एक टेबल। और जब हम यहाँ पे देखते हैं 10% लेस या कोई भी यहाँ पे माइनस होता है तो एक लेवल बढ़ जाता है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं लेवल बढ़ गया है। तो यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं SQ फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड SC ऑफ एक्चुअल आउटपुट। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे मटेरियल वेरिएंस से, जो हम क्वेश्चन अभी रीड किए। मटेरियल वेरिएंस में हमें SQ, SP और SC का हेड डालना है, यानी कि स्टैंडर्ड डिटेल है ये। फिर एक्चुअल का हमें निकालना है, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एंड यहाँ पे AC निकाल लेना है। RSQ का कॉलम तैयार करना है, एंड SQ फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड SC फॉर एक्चुअल आउटपुट का कॉलम तैयार करना है। तो यहाँ पे M के लिए जो दिख रहा था SQ हमें दिया था 100 और उसका प्राइस दिख रहा था 2। इन दोनों को इंटू करेंगे तो 200 हमारे सामने SC निकल जाएगा। और AQ दिख रहा है, AQ हमें M के लिए दिया गया था 215 और 1.8 इसका रेट दिया है AP यानी कि एक्चुअल प्राइस। तो इसको इंटू करेंगे तो 387 आ गया था। वैसे N के लिए हमने प्रिपेयर किया है तो 200 इसका SQ था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी था। इसका रेट जो था 1.7 दिया गया था। इसको इंटू किए तो 340 हमारे पास SC निकल गया। AQ दिया हुआ है N के लिए 385 और इसका जो रेट है वो 2 दिया था। इन दोनों को इंटू करेंगे तो 770 आ रहा था। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। जब SQ का टोटल करेंगे तो यहाँ पे 300 आ जाएगा, और यहाँ पे SC जो निकला उसका टोटल करेंगे तो 540 होता है। AQ का टोटल करेंगे तो यहाँ पे 600। AP और SP का टोटल नहीं करना होता है। AC हमने टोटल किया है तो यहाँ पे 1157 आया हुआ है। अब यहाँ पे हमें आगे बनाना है RSQ का कॉलम। तो RSQ हमें बनाना है, तो यहाँ पे जो 200, 400 लिखा हुआ है ये कैसे कैलकुलेट हुआ है यहाँ पे हम देखते हैं। RSQ का फॉर्मूला होता है SQ डिवाइडेड बाई टोटल SQ इंटू टोटल AQ। तो SQ हम देखेंगे M के लिए, M का SQ कितना था 100 दिया था। इसको हम टोटल यानी कि टोटल AQ 600 और टोटल SQ हमारा 300 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 200 जो होगा RSQ होगा M का, और N का हम निकालेंगे तो N का जो SQ था वो 200 था और टोटल SQ जो है 300 है, और इंटू करेंगे हम टोटल AQ यानी कि 600 से। तो यहाँ पे इसको सॉल्व जब करेंगे तो 400 जो आएगा हमारा RSQ होगा N के लिए। यही हमने उसमें टेबल में दिखाया। ये 200 और 400 इसको हमने लाया इस तरीके से। अब इन दोनों का जब टोटल करेंगे तो ये यहाँ पे आ रहा है 600। ये 600 जो होगा हमेशा AQ के टोटल से मैच करेगा। जैसे कि आप देख पाए हैं 600 एंड 600 दोनों बराबर है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया था लेस 30, लेस 70, तो जब इसको घटा देंगे तो 270 आएगा। और ये जो SQ का कॉलम होता है इस कॉलम के टोटल को हम बोलते हैं SY,
और यहाँ पे ए क्यू के जो जोड़ने के बाद जब हम घटाते हैं तो जो अमाउंट आता है उसको हम बोलते हैं ए वाई। तो इन दोनों का जब होता है तब हम क्या करते हैं, एस क्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट प्रिपेयर करते हैं, फिर एस सी ऑफ एक्चुअल आउटपुट भी निकालते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एस क्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट का कैलकुलेशन कैसे होगा। एस क्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट का फॉर्मूला होता है एस क्यू डिवाइडेड बाई एस वाई इंटू ए वाई। तो एम के लिए हम देखेंगे, यहाँ पे हमें एस क्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट दिख रहा है एस क्यू डिवाइडेड बाई एस वाई इंटू ए वाई। तो एम के लिए हम निकालेंगे, एस क्यू दिया है 100 और यहाँ पे एस वाई 270 था और ए वाई जो था 530। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 196 आ जाएगा एम के लिए एस क्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट। एन के लिए होगा 200/270 इंटू 530, तो यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा 393। तो इस तरीके से हमने एस क्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना देखा। यहाँ पे एस क्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट 196 और 393 आया। अब यहाँ पे एस सी ऑफ एक्चुअल आउटपुट निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 196 से इंटू कर देंगे एस पी से यानी कि 2 से, तो यहाँ पे 392 आ जाएगा और 393 को हम इस एस पी से इंटू कर देंगे 1.7 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 668। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1060 आएगा, नया एस सी आ जाएगा। एस सी ऑलरेडी हमारे पास था यहाँ पे, लेकिन अब हम जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये वाला एस सी का वैल्यू जो 1060 है ये फॉर्मूला में आने वाला है। हमें फाइंड करना है एमसीवी। एमसीवी का फॉर्मूला होता है एस सी माइनस ए सी। एस सी का वैल्यू था 1060 माइनस 1157 कर देंगे ए सी का, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 97। ये एडवर्स में आएगा क्योंकि जो अमाउंट 1157 है वो माइनस में है और जो छोटा अमाउंट है वो प्लस में है, इसलिए यहाँ पे 97 एडवर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे एमपीवी। तो एमपीवी का जो फॉर्मूला होता है वो ए क्यू ब्रैकेट में एस पी माइनस ए पी होता है। तो ए क्यू जो है 215 दिया हुआ है, एस पी जो है 2 में माइनस करेंगे 1.8 को, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 43। फेवरेबल में आएगा क्योंकि पॉजिटिव में है। एन के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यू एस पी माइनस ए पी, तो यहाँ पे आ जाएगा 385 ए क्यू और 1.7 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 0.3 माइनस में आ रहा है और उसको हम इंटू करेंगे 385 से, तो यहाँ पे 115.5 आएगा जो कि एडवर्स में आएगा। और इसको हम दोनों को क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 72.5 आएगा जो कि एडवर्स में आएगा। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है एमएमवी। एमएमवी का फॉर्मूला होता है एस पी ब्रैकेट में आर एस क्यू माइनस ए क्यू। तो हमने अभी आर एस क्यू प्रिपेयर किया है, तो एम के लिए क्या होगा, एस पी दिया हुआ है 2 रुपीज़ और आर एस क्यू अभी हमने निकाला 200 में माइनस करेंगे 215 को, तो यहाँ पे ये क्या होगा -15 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा जो कि एडवर्स में आएगा। एन के लिए निकालेंगे 1.7 है एसपी और इसको हम आर एस क्यू जो है 400 माइनस 385 यानी कि ए क्यू से माइनस कर देंगे तो 25.5 आएगा फेवरेबल में। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.5 इन एडवर्स में आएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है एम वाई बी। तो एम वाई बी का फॉर्मूला होता है एस सी पर यूनिट ए वाई माइनस एस वाई होता है। यहाँ पे एस सी पर यूनिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 रुपीज़, तो यहाँ पे 2 रुपीज़ हमने लिखा। ए वाई का कैलकुलेशन किए थे तो यहाँ पे 530 था, माइनस 270 कर देंगे एस वाई, तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा एम वाई बी का फॉर्मूला होता है एस सी पर यूनिट ए वाई माइनस एस वाई और आर एस वाई होता है। तो हम अभी एस वाई पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास आर एस वाई है। तो आर एस वाई कैसे कैलकुलेट करना है, आर एस वाई का फॉर्मूला होता है एस वाई अपॉन टोटल एस क्यू इंटू टोटल आर एस क्यू। तो यहाँ पे एस वाई का जो है वैल्यू 270 था डिवाइडेड बाई टोटल एस क्यू जो है 300 दिया हुआ है और टोटल आर एस क्यू जो है 600। तो यहाँ से जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया आर एस वाई जिसका वैल्यू है 540। अब यहाँ पे हम करेंगे एस सी पर यूनिट में 2 रखेंगे, ए वाई का वैल्यू है 530 और यहाँ पे हम एस वाई को ना लेकर के अभी लेंगे हम आर एस वाई को। आर एस वाई हमारा है 540, इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से हम जब करेंगे तो आ जाएगा 20 इन एडवर्स। तो इस तरीके से हमने ओवरऑल 5 यूनिट को कवर किया और ये हमारे जो क्वेश्चन हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट वाले हैं।